कल्चरल फैक्टर्स को और डिटेल में लेके जाएंगे, कुछ थ्योरीज भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने जनाब इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, कल्चरल फैक्टर्स की डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए जी, याद रखिएगा कल्चरल फैक्टर्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मिडिल क्लास का जो कल्चर होता है, उस कल्चर के मुताबिक जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ठीक है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, those qualifications are considered as what? Those qualifications are considered as the individual class position को define करती हैं, individual class position को, कि आप सोसाइटी के अंदर कौन सी क्लास में, अपर क्लास में स्टैंड करेंगे, लोअर क्लास में करेंगे, मिडिल क्लास में स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम इंडिविजुअल क्लास स्टैंडिंग्स जो होती हैं, पोजीशन से बेहतर है आप इसको स्टैंडिंग्स लिखो, इंडिविजुअल क्लास स्टैंडिंग्स जो सेटल होती हैं उनको लगता है एजुकेशन के थ्रू होंगी। जबकि आपकी जो वर्किंग क्लास कल्चर होता है वर्किंग क्लास कल्चर के अंदर दे ऑप्ट फॉर वर्क बेस्ड रूट्स, वो वर्क बेस्ड रूट्स को ऑप्ट कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई उनको लगता है कि भाई एक्चुअली दे ऑल गोज फॉर मनी एंड रिवॉर्ड, उनको सिर्फ पैसे और रिटर्न चाहिए होता है, उनको ओवरऑल क्लास पोजीशनिंग या स्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी, अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ तो हमारे पास एक चीज़ आती है। ठीक है, आपके जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है ना बेटा, मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट के मुताबिक मटीरियल डेप्रिवेशन, लीड टूवर्ड्स कल्चरल डेप्रिवेशन, यानी कि कल्चरल डेप्रिवेशन की जो असल वजह है वो मटीरियल डेप्रिवेशन है। ठीक है, इन्हीं कल्चरल आइडियाज़ के हवाले से हमारे पास मार्क्सिस्ट ने काफ़ी, जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी वर्किंग की है, लाइक बॉर्जियो वगैरह, उन्होंने काफ़ी वर्किंग की है इस पूरे साइकिल को समझाने की। बॉर्जियो, न्यू मार्क्सिस्ट बॉर्जियो के मुताबिक आपकी जो फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, अब मिडिल क्लास अपने बच्चे के ऊपर एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो उनके ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली बच्चा जब एजुकेशन सिस्टम में जाता है तो उसको सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिचुअल्स वगैरह सब पता होते हैं। सही है, क्योंकि बॉर्जियो के मुताबिक जो अपर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को मटेरियल कैपिटल देती हैं, अपने बच्चों को कल्चरल कैपिटल देती हैं, अपने बच्चों को सिंबॉलिक कैपिटल देती हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इनसे होता क्या है कि जो स्कूल की जो एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, आपका जो अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम जो होता है वो प्रमोट करता है मिडिल क्लास वैल्यूज़ को। ठीक है, वो प्रमोट करता है आपके मिडिल क्लास वैल्यूज़ को, आपका जो एजुकेशन सिस्टम होता है। अब ये जो मिडिल क्लास वैल्यूज़ होती हैं, अब एक्चुअल के अंदर इन वैल्यूज़ के अंदर कन्फॉर्मिटी भी आ जाता है, ठीक है, ओबीडियंस भी आ जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर भी आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में जो मिडिल, अच्छा अब देखो
उसके अगेंस्ट में वर्किंग क्लास होती है। अब वर्किंग क्लास का क्लैश ऑफ कल्चरल वैल्यूज आ जाता है कि वर्किंग क्लास के बच्चे ने जो वैल्यूज़ अपने फैमिली से सीखी हैं वो वैल्यूज़ एजुकेशन सिस्टम तो उसको इंडोर्स ही नहीं कर रहा, उसके साथ तो वो क्लैश का सामना हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसका पूरा मैकेनिज्म आपने उसको कह दिया मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया, है राइट। अब देखो वही वाली बात हुई ना कि आपका एजुकेशन सिस्टम सीम्स मेरिटोक्रेटिक बट इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों लोगों के पास नहीं है। एक बंदे के पास क्या मसला है बेटा, एक बंदे के पास ज़्यादा कैपिटल आ रहा है इमोशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है, और दूसरे के पास तो कल्चरल क्लैश आ रहा है, उसको तो जो बताया जा रहा है उसको तो पागल हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। यानी कि उसके लिए उस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, समझ लो। यानी कि वो बंदा उस सिनेरियो को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि भाई ये हुआ क्या है, ये मैकेनिज्म चल किस तरह से रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर कि वर्किंग क्लास को वो जो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होते हैं एज कम्पेयर टू द मिडिल एंड अपर क्लास, बिकॉज दे आर हैविंग कल्चरल कैपिटल, दे आर ऑल्सो हैविंग मटीरियल कैपिटल। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्पीच कोड्स का। अब ये जो स्पीच कोड्स की पूरी कहानी है ये बर्नस्टीन ने दी हुई है। बर्नस्टीन की थ्योरी है, उनके मुताबिक दो तरह के स्पीच कोड्स होते हैं। नंबर 1 इज एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स और एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड। इन दोनों में डिफरेंशिएशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपकी जो एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स होते हैं इनको हम फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कोई लैंग्वेज, हमारे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हो गया या इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन कंट्री या बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज़ में डिफरेंशिएशन ऑफ लैंग्वेज है। क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ लैंग्वेज है कि इंग्लिश इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज, उर्दू इज़ अ इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो यूके हो गया या यूएसए हो गया या आपकी वो कंट्रीज़ हो गई, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे सिमिलर लैंग्वेज होती है मगर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लैंग्वेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये बहुत सिंपल होते हैं। सही है, इसके अलावा ये जो होते हैं इनके लिए एक पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, अब आपकी जो अपर और मिडिल क्लास होती है वो अपने बच्चों को कल्चरल कैपिटल के थ्रू आपके लैंग्वेज कोर्स को इंडोर्स कर देती है। एम आई राइट? ठीक है, अब इसको कहा जाता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब किसी फंक्शनिंग के लिए यूज़ करना, और ये एक्सक्लूसिव होते हैं, जो लोग समझते हैं वही इसको जान पाते हैं। अच्छा, मज़े की एक बात बताऊँ, आपकी जो मिडिल क्लास होती है ना उसको एलैबोरेटेड कोड भी आता है और रिस्ट्रिक्टेड कोड भी आता है। वो दोनों लैंग्वेजेस में बात करने की सलाहियत रखती है बिकॉज उसका ताल्लुक दोनों क्लासेस से पढ़ सकता है। सही है, तो एक्चुअल में ये सिंपल स्पीच कोड को कभी भी कोई लैंग्वेज, तुम लोग लैंग्वेज नहीं समझना, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपके जो स्कूल्स होते हैं यानी कि लैबोरेटेड कोड इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ स्कूल। अब जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड कोड होते हैं वो आपके लोअर क्लास के साथ लिंक होते हैं, वर्किंग क्लास के साथ। अब इनको सारी जिंदगी यानी कि ये दे आर डिसएडवांटेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीच कोड्स। ये अपने स्पीच कोड्स में डिफरेंशिएशन की वजह से डिसएडवांटेज होते हैं। वो सारी ज़िंदगी उनका दिमाग ट्रांसलेटर बन जाता है, उनका दिमाग
ट्रांसलेटर बन जाता है कि पहले कोई भी चीज़ वो रिस्ट्रिक्टेड एलैबोरेटेड वर्ड में सुनेंगे तो पहले वो रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट करके अपने दिमाग से आंसर लेंगे एंड देन दे रिस्पॉन्ड। ठीक है, देखिए आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज होती है ना, रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज कोड्स जो होते हैं ना बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब प्रिडिक्टेबल होने की वजह से क्या, प्रिडिक्टेबल होने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल के अंदर उनको पता होता है, जो सामने वाला सुनने वाला है उसको भी मतलब उस चीज़ का पता है। ठीक है, डिक्शनरी में शायद उस चीज़ का मतलब डिफरेंट हो, लेकिन दोनों लोगों को एक बात का पता होता है कि भाई ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड जो स्पीच कोड्स होते हैं ना, यूज बाय ऑल क्लासेस। ठीक है, ऑल क्लास स्ट्रक्चर्स, जितने भी क्लास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जो आपकी बट जो एलैबोरेटेड कोड होता है वो अपर और मिडिल के साथ लिंक होता है। ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो आपका यूज़ तो वो दोनों कर रहा होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंड एलैबोरेटेड, बट मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को जो है जो एजुकेशन एडवांटेज मिलता है बिकॉज उनके पास न्यू नॉलेज को डेवलप करने के लिए उनकी लैंग्वेज ऑलरेडी सेटल्ड होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, जो लोअर क्लास होती है दे नीड टू फर्स्ट लर्न द एलैबोरेटेड कोड एंड देन दे कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जबकि मिडिल क्लास जो होती है उनके पास ऑलरेडी आती है। इसके अलावा दूसरी मसला ये होता है कि रिस्ट्रिक्टेड कोड जो होता है सम टाइम इट मे क्लैश विथ एलैबोरेटेड कोड, यानी कि आपके एलैबोरेटेड कोड के साथ क्लैश कर सकता है कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड कोड। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें एग्जांपल केस स्टडी उठाते हैं कहाँ से, मॉरिशस से। ठीक है, हमारा वाला ये कंडीशन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। मॉरिशस के अंदर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैंग्वेज से समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, टीचिंग जो है उनकी, वंस दे यूज्ड टू टीच, वो टीच करते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में, ठीक है, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है क्रोल उसमें। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली, अब समझिएगा, अब जो हमारे इनके मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनकी मिडिल क्लास होती है बेटा, दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, वो अपने कल्चरल कैपिटल की वजह से सीख लेते हैं। ठीक है, अब यही लैंग्वेज क्या कंसिडर की जाती है, यही लैंग्वेज वहाँ क्या एलैबोरेटेड कोड कंसिडर की जाती है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली दिस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जो दूसरी उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो रिस्ट्रिक्टेड कोड में आएगी, वो आपकी वर्किंग क्लास उनकी एंगेज करेगी अपने आप को उसके साथ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दे आर फेसिंग डिसएडवांटेज इन द सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि यूके के हवाले से कि वर्किंग इन मिडिल क्लास पैटर्न्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्लैटेंड है। मिडिल क्लास यूथ जो होती है वो दे यूज़ द मिडिल क्लास रिस्ट्रिक्टेड कोड ऑफ स्पीच। ठीक है, ड्यू टू द वर्किंग क्लास इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस होती है। देखो मैंने कहा ना, ये एलिमेंट का जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूके वगैरह की कंट्रीज़ में नहीं है, बिकॉज उनकी लैंग्वेज काफ़ी हद तक सिमिलर है। ये उन कंट्रीज़ में कॉलोनियल स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये चीज़ करती है। ठीक है, बिकॉज आपकी मिडिल क्लास होती है, दे यूज टू फॉलो दैट लैंग्वेज ऑफ द एजुकेशन, दे फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेशन। बट ऑटोमेटिकली जो आपकी वर्किंग क्लास होती है वो हमेशा स्ट्रगल करती है इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर। देखिए आपका जो ये
स्पीच कोड का एलिमेंट होता है ना, ये स्पीच कोड का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, और इन स्कूल फैक्टर्स के साथ लिंक क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इन स्कूल फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीच कोड्स का एलिमेंट था। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इनसाइड द स्कूल फैक्टर्स पे। इनसाइड द school factors, we need to understand this particular phenomena कि how the factors within the school may create an impact on educational attainment, ठीक है। Before moving forward we need to understand few concepts। देखो, अगर इस phenomena को समझ में आ गया तो everything you will be able to understand, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है? स्ट्रीमिंग, ठीक है। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है इजी वर्ड्स में डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। क्या कर देना बेटा? यानी कि स्टूडेंट पॉपुलेशन को हम डिवाइड करने की बात करेंगे। किसकी बात करें बेटा? डिवाइड। अब देखो, याद रखना, whenever you divide anything there must be a start of an equality. Got it? How it is possible? Like if I'm going to divide the stream to brother and sister, what will happen? I will definitely say यार ये ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ा सा हल्का है। समझ में आई बात? स्कूलिंग सिस्टम जब डिवीजन की तरफ जाता है, स्ट्रीमिंग की तरफ जाता है, वो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इनइक्वालिटी होता है। स्ट्रीमिंग का पहला एलिमेंट जिस बेसिस पर होती है वो होती है बैंडिंग की बेसिस के ऊपर, यानी कि बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं मेरा बेटा? बैंड्स। बैंड्स और स्कोर्स की बेसिस के ऊपर डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रीमिंग का जो रीज़न होता है वो सेटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट सेट्स। सब्जेक्ट सेट्स का मतलब क्या होता है कि आपने सब्जेक्ट सेट्स में डिवाइड कर लिया, साइंसेज एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सही है। ये दूसरा रीज़न होता है। देखो याद रखो, जब आपने डिवीजन करने के रीजंस निकाल लिए कि भाई हम बच्चों को स्ट्रीम आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रीमिंग का प्रोसेस एक्चुअल में आगे जाएगा किसमें? लेबलिंग के प्रोसेस में। वो लेबल करेगा, ठीक है। अब लेबल कैसे किया जाएगा? कि भाई कहा जाएगा गुड और बैड, रेबल और क्लेवर क्लॉग्स, ठीक है। इस लेबलिंग के बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट और प्रोसेस होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, these are the assumption by the teachers। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर एक टीचर अजम्पशन रख ले कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो वाकईतन वो कुछ नहीं करेगा, सही है। अजम्पशन बाय द टीचर्स। ओवरऑल ये जो इनसाइड द स्कूलिंग फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रीमिंग एलिमेंट होता है, ये एबिलिटी ग्रुप्स बनाता है। एबिलिटी ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि एक होता है हाई एबिलिटी ग्रुप्स, जिनसे एक्सपेक्टेशन प्रोफेसीज सबसे ज़्यादा होती हैं, और दूसरे होते हैं आपके पास लो एबिलिटी ग्रुप्स, जिनसे आपको उम्मीद ही नहीं होती कि भाई ये कुछ करेगा। ऑटोमेटिकली पूरा मैकेनिज्म इस बेसिस पे चल रहा होता है कि कौन से हाई एबिलिटी ग्रुप्स हैं और कौन से लो एबिलिटी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, ठीक है जी।